हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम जीत सिंह और आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन में लिया गया है, जो कि आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन ने स्पेनिश कॉन्स्टिट्यूशन से एज इट इज़ कॉपी की थी। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल और फंडामेंटल राइट मिलके जो हमारे कॉन्स्टिट्यूशन की फिलॉसफी बताते हैं, और ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का सोल है दोनों मिलके। तो आज हम लोग देखेंगे डायरेक्टिव प्रिंसिपल डिटेल में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं फीचर ऑफ डायरेक्टिव प्रिंसिपल, क्या क्या फीचर्स हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल के। तो डीपीएसपी का जो पहला फीचर है कि डीपीएसपी डिनोट्स द आइडियल दैट स्टेट शुड कीप इन माइंड वाइल फॉर्मुलेटिंग पॉलिसीज एंड इनेक्टिंग लॉज। तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल को ध्यान में रखना होता है कोई भी स्टेट को एक्शन लेने से पहले। तो दूसरा फीचर है डीपीएसपी रिजेंबल्स विद द इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन इन्यूमरेटेड इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। तो डीपीएसपी जो 1935 में इंस्ट्रूमेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन प्रोवाइड किया गया था उससे रिजेंबल खाता है। तीसरा पॉइंट है डीपीएसपी कंस्टिट्यूट ए वेरी कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक, सोशल एंड पॉलिटिकल प्रोग्राम फॉर ए मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट। तो इसका ये मतलब है कि डीपीएसपी बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव ये तीनों इकोनॉमिक, सोशल और पॉलिटिकल प्रोग्राम बताता है एक मॉडर्न डेमोक्रेटिक स्टेट के लिए, जो कि इंपॉर्टेंट होगा। फिर फोर्थ पॉइंट है डीपीएसपी आर नॉन जस्टिसेबल इन नेचर। नॉन जस्टिसेबल इन नेचर मतलब इसे लीगली इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता कोर्ट में जाके। फिर फिफ्थ पॉइंट है डीपीएसपी दो नॉट जस्टिसेबल इन नेचर हेल्प द कोर्ट इन एग्जामिनिंग एंड डिटरमाइनिंग द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ लॉ। डीपीएसपी भले ही लीगली इन्फोर्सेबल नहीं है, लेकिन वो कोर्ट को एग्जामिन करने में मदद करता है कि अगर कोई भी कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी चेक की जाती है तो डीपीएसपी का उसमें बहुत बड़ा रोल होता है। तो अब हम लोग आगे देखेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ डीपीएसपी। तो डीपीएसपी जो है वो 3 कैटेगरी में क्लासिफाइड है: सोशलिस्ट प्रिंसिपल, गांधीयन प्रिंसिपल और लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल। ये 3 आइडियाज़ जो है डीपीएसपी में देखने के लिए मिलता है। तो जो आर्टिकल सोशलिस्ट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करते हैं वो आर्टिकल 38, 39, 39A, 41, 42, 43, 43A और 47 सोशलिस्ट प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है हमारे डीपीएसपी में। फिर गांधीयन प्रिंसिपल को जो आर्टिकल रिप्रेजेंट करता है वो है आर्टिकल 40, 43, 43B, 46, 47, 48। तो ये जो आर्टिकल्स हैं ये रिप्रेजेंट करता है गांधीयन प्रिंसिपल को। फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को जो रिप्रेजेंट करता है वो आर्टिकल है 44, 45, 48, 48A, 49, 50 एंड 51। तो ये आर्टिकल्स जो है लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल को रिप्रेजेंट करता है। तो सोशलिस्ट प्रिंसिपल वैसे प्रिंसिपल को बोला गया है कि जो सोशल और इकोनॉमिक जस्टिस प्रोवाइड करने के लिए एम करते हैं और एक वेलफेयर स्टेट को डेवलप करने के लिए एक पाथ सेट करते हैं। और गांधीयन प्रिंसिपल हुआ जो कि गांधी जी की आइडियोलॉजी पे बेस्ड है, और ये आर्टिकल्स उन आइडिया की बात करता है जो नेशनल मूवमेंट के टाइम पे गांधी जी अपना आइडिया लेके चले थे नेशनल कंस्ट्रक्शन के लिए। तो वो ड्रीम्स ऑफ गांधी जी जो है वो इस आर्टिकल में फुलफिल होता है। फिर लिबरल इंटेलेक्चुअल ऐसा आइडिया है जो लिबरलिज्म आइडियोलॉजी शो करता है। तो जैसे इसमें कि टू सिक्योर ऑल सिटीजन यूनिफॉर्म सिविल कोड थ्रू आउट कंट्री, ऐसा हो गया। फिर टू प्रोटेक्ट एंड इम्प्रूव इन्वायरमेंट एंड टू सेफ गार्ड वाइल्ड लाइफ। तो ये सारा इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स लिबरल इंटेलेक्चुअल प्रिंसिपल में शो होता है। तो अब हम लोग आगे देखते हैं सैंक्शन बिहाइंड डीपीएसपी। तो अब हम लोग ने जैसा देखा कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल है, तो फिर एक स्टेट कैसे उस पर एक्ट करेगी, एक स्टेट क्यों ही काम करेगी डीपीएसपी को के फर्दरेंस में, डीपीएसपी को बढ़ावा देने के लिए। तो सबसे पहला ऑब्जर्वेशन जो है वो कृष्णा स्वामी अय्यर ने किया था, जस्टिस कृष्णा स्वामी अय्यर। तो उन्होंने कहा था कि नो मिनिस्ट्री रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल कैन अफोर्ड लाइट हार्टली टू इग्नोर द प्रोविजन इन पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इन्होंने कहा था कि पीपल आर द अल्टीमेट चूजर इन व्हेन कम टू डीपीएसपी। डीपीएसपी का जो पावर है वो कम्प्लीटली पीपल पे दे दिया गया कि वो डिसाइड करे कि अगर कोई भी स्टेट अगर सही से फंक्शन नहीं कर रहा है तो फिर उनको इलेक्शन के बाद उनको दोबारा नहीं लाया जाए कंट्री में। तो डीपीएसपी एक आइडियल सेट करता है जिसपे एक सरकार को पाथ अपना रखना होगा। अगर वो पाथ वो फॉलो नहीं कर पाते हैं तो फिर पीपल के पास फुल्ली पावर है कि नेक्स्ट टाइम उन्हें इलेक्शन के थ्रू इलेक्ट ना करें। अब यहाँ पे ये भी कारण बताया गया कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसेबल क्यों है, इसे इन्फोर्स क्यों नहीं करवाया जा सकता है। तो सबसे पहला रीज़न बताया जाता है कि कंट्री डिड नॉट पोजेस सफिशिएंट फाइनेंशियल रिसोर्सेज टू इम्प्लीमेंट देम। दूसरा है कि द प्रेजेंस ऑफ वास्ट डाइवर्सिटी एंड बैकवर्डनेस इन द कंट्री वुड स्टैंड इन द वे ऑफ देयर इम्प्लीमेंटेशन। तीसरा है द न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट इंडियन स्टेट विथ इट्स मेनी प्री ऑक्यूपेशन माइट बी क्रस्ड अंडर द बर्डन unless it was free to decide the order, time, place and the mode of fulfilling them। तो ये सारे कारण की वजह से ही डीपीएसपी को नॉन जस्टिसेबल बनाया गया। पहले तो है कि फाइनेंशियल रिसोर्स इंडिया के पास नहीं था जो इम्प्लीमेंट कर सके। दूसरा है कि बहुत सारी डाइवर्सिटी होने के कारण और बैकवर्डनेस कंट्री में होने के कारण। तीसरा है कि न्यूली बॉर्न इंडिपेंडेंट स्टेट जो था इंडिया का वो
इतना जल्दी बर्डन ये सब फेस नहीं कर सकता था और इसको लिए टाइम चाहिए था, और डीपीएसपी एक बर्डन की तरह एक्ट करता वहाँ पे, तो इसलिए डीपीएसपी को उस टाइम पे नॉन इन्फोर्सेबल बनाया गया था। तो अब हम लोग देखेंगे क्रिटिसिज्म ऑफ डीपीएसपी। तो पहला क्रिटिसिज्म तो आप लोग सोच ही सकते हैं, सबसे पहला क्रिटिसिज्म है नो लीगल फोर्स। नो लीगल फोर्स से तो ये एकदम सिंपल मतलब है कि डीपीएसपी नॉन जस्टिसिएबल कैरेक्टर का है और इसे इन्फोर्स नहीं करवाया जा सकता है। तो बहुत सारे क्रिटिक्स ने ये क्रिटिसाइज़ किया ये कहते हुए कि ये कोई भी यूज़ का नहीं है जब तक इसे लीगल बैक नहीं मिलता है। लेकिन हम लोग आगे देखेंगे कि डीपीएसपी को भी इन्फोर्स करवाया जा सकता है फंडामेंटल राइट के साथ। तो सेकंड पॉइंट देखते हैं, इलॉजिकली अरेंज्ड। तो डीपीएसपी बोला गया कि इलॉजिकली अरेंज्ड है, जो फिलॉसफी है वो एक लॉजिकल मैनर में अरेंज नहीं है और कंसिस्टेंट फिलोसफी नहीं शो करती है। और यहाँ पे एन श्रीनिवासन ने कहा कि डीपीएसपी जो है वो ना ही अच्छे से क्लासिफाइड है ना ही लॉजिकली अरेंज्ड है। ये डिक्लेरेशन मिक्स कर देता है रिलेटिवली अनइम्पॉर्टेंट इश्यूज़ को एक इम्पॉर्टेंट जो सोशल और इकोनॉमिक इशू है उसके साथ। तो इस कारण से यहाँ पे इलॉजिकली अरेंज्ड बोला गया। थर्ड पॉइंट है कंजर्वेटिव। सर आइवर जेनिंग्स ने ये कहा था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल जो है वो पॉलिटिकल फिलोसफी बेस्ड है जो 19th सेंचुरी इंग्लैंड में हुआ करता था। उन्होंने ये कहा कि द घोस्ट ऑफ सिडनी वेब एंड द बीट्राइस वेब स्टॉक थ्रू द पेजेस ऑफ टेक्स्ट। इसका मतलब है कि डीपीएसपी का जो प्रिंसिपल है इतना पुराना है कि वो अभी आज के टाइम में इंडिया को किसी तरह से हेल्प कर दे वो उन्हें नहीं समझ आया था। उन्होंने कहा डीपीएसपी बहुत ही पुराना है, एंशिएंट है, इसे इंडिया में कैसे अभी 21st सेंचुरी में इम्प्लीमेंट किया जाएगा, उन्हें ये इस पर डाउट है। तो उन्होंने ये क्रिटिसिज्म किया था। फोर्थ है कि कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट। तो के संथानम ने ये पॉइंट आउट किया था कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल है उसके कारण कॉन्स्टिट्यूशनल कन्फ्लिक्ट हो सकते हैं, जैसे कि सेंटर और स्टेट के बीच में, फिर प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर और गवर्नर और चीफ मिनिस्टर के बीच में। उनके हिसाब से ये कहना था कि सेंटर कैन गिव डायरेक्शंस टू द स्टेट विथ रिगार्ड टू इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल एंड इन केस नॉन कंप्लायंस कैन डिसमिस द स्टेट गवर्नमेंट। सिमिलरली व्हेन प्राइम मिनिस्टर गेट्स अ बिल which violates DPSP passed by Parliament, the President may reject the bill on ground that these principles are fundamental to the governance of country and hence the ministry has no right to ignore them। तो उन्होंने ये सवाल उठाया था यहाँ पे जो सेंटर है वो स्टेट पे ये फोर्स करेगी कि आप डीपीएसपी इन्फोर्स करें। अगर स्टेट वो नहीं चाहते अपने स्टेट में डीपीएसपी को इन्फोर्स करवाना तो स्टेट को सेंटर टर्मिनेट कर सकती है, ये कहा गया था, और कन्फ्लिक्ट का चांसेस है। फिर सेम बात उन्होंने पीएम और प्रेसिडेंट के लिए कही थी कि ये कन्फ्लिक्ट क्रिएट कर सकती है पीएम और प्रेसिडेंट में, क्योंकि जब पीएम कोई भी बिल लेके जाएंगे प्रेसिडेंट के पास और वो बिल कोई भी डीपीएसपी के प्रिंसिपल से कन्फ्लिक्ट में हो तो प्रेसिडेंट उसे अगर रिजेक्ट कर दे तो फिर कन्फ्लिक्ट क्रिएट होगा। तो इसी कारण से उन्होंने ये क्रिटिसिज्म दिया था। तो अब हम लोग देखेंगे डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट, इन दोनों के रिलेशनशिप को, और डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट को कैसे इन्फोर्स करवाया जा सकता है साथ में। तो यहाँ पे डीपीएसपी कैन बी इन्फोर्स्ड बाय हारमोनियसली इंटरप्रेटिंग विथ फंडामेंटल राइट। तो हारमोनियसली इंटरप्रेट करने का यहाँ पे मतलब है कि डीपीएसपी और फंडामेंटल राइट दोनों के प्रिंसिपल को एक ही साथ फर्दरेंस दी जाए। तो इसका मतलब क्या है, तो हम लोग ये केशव नंदा भारती के केस से समझ लेते हैं। तो केशव नंदा भारती के केस में क्या कहा गया था, सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था कि द फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी कंस्टिट्यूट द कंसाइंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, देयर इज नो एंटीथेसिस बिटवीन फंडामेंटल राइट एंड डीपीएसपी एंड वन सप्लीमेंट्स द अदर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ क्लियर कर दिया था कि जो डीपीएसपी है वो भले नॉन जस्टिसिएबल हो लेकिन फंडामेंटल राइट जो है उसके साथ उसे इन्फोर्स करवाया जा सकता है, क्योंकि वो एक दूसरे को सप्लीमेंट करते हैं। अगर कोई भी बात जो फंडामेंटल राइट में नहीं अच्छे से क्लियर नहीं है और डीपीएसपी के लिए है तो उसे डीपीएसपी सप्लीमेंट कर सकता है। अब हम लोग मिनेर्वा मिल्स का केस देख लेते हैं जिससे और क्लियर हो जाएगा फंडामेंटल राइट और डीपीएसपी का रिलेशन। तो मिनेर्वा मिल्स के केस में बोला गया था सुप्रीम कोर्ट स्टेटेड दैट द फंडामेंटल राइट्स आर नॉट एन एंड इन देमसेल्फ बट दे आर मीन्स टू एन एंड। तो यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि जो फंडामेंटल राइट है वो खुद में कोई एंड नहीं है, वो मीन्स है। अगर मान के चलो ये कार है फंडामेंटल राइट और ये एंड है, तो फंडामेंटल राइट हमारा वो कार है जो हमें इस पॉइंट तक पहुंचाएगा जो कि है डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स। तो ये बोला गया था मिनेर्वा मिल्स के केस में। तो अब हम लोग आगे देखते हैं इम्प्लीमेंटेशन ऑफ डीपीएसपी। तो डीपीएसपी को अभी तक जो इन्फोर्स करवाया गया वो सबसे पहले प्लानिंग कमीशन हम लोग देखते हैं वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950 टू टेक द डेवलपमेंट ऑफ कंट्री इन अ प्लान्ड मैनर। तो 2015 में प्लानिंग कमीशन को रिप्लेस कर दिया गया था नीति आयोग से। अब हम लोग देखते हैं दूसरा एक्ट। ऑलमोस्ट ऑल दिस स्टेट हैव पास्ड लैंड रिफॉर्म्स लॉ टू ब्रिंग चेंजेस इन द एग्रीगेरियन सोसाइटी एंड टू इम्प्रूव द कंडीशन ऑफ रूरल मासेस। तो यहाँ पे जो हर स्टेट ने ये एक्शन लिया है कि वो एग्रीगेरियन सोसाइटी में चेंजेस लाएगा और इम्प्रूव करेगा कंडीशन जो रूरल मासेस का है। तो उसके लिए हर स्टेट ने डीपीएसपी का इम्प्लीमेंटेशन किया। फिर बहुत सारे एक्ट्स और स्टैट्यूट पास किए गए जो डीपीएसपी के आइडिया को फर्दर करते हैं और उनको बढ़ावा देते हैं। फिर एग्रीकल्चर हैज़ बीन मॉडर्नाइज्ड बाय प्रोवाइडिंग इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर इनपुट, सीड्स, फर्टिलाइजर्स एंड इरीगेशन फैसिलिटीज़। तो ये सारे एक्शंस और भी बहुत सारे एक्शन हैं जो
स्टेट ने लिए हैं DPSP को बढ़ावा देने के लिए। तो वो आप अपनी साइड से रिसर्च कर सकते हैं कि कौन से ऐसे एक्ट्स हैं जिसको स्टेट ने किया है DPSP को फर्दरेंस के लिए। आज के वीडियो के लिए बस इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।